नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि ये कौन व्यक्ति है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये एक टर्म है जो यूज़ की गई रैपिड इंक्रीज इन वीट और राइस ईल्ड। वीट और राइस ईल्ड में जो रैपिड इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इनकी ईल्ड में, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ जब देखने को मिला तो उसको हमने नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। मुख्यतः ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं। अब हमने बात करी कि ये टर्म यूज़ की गई रैपिड इंक्रीज इन वीट एंड राइस ईल्ड। अब सवाल है कि इंक्रीज़ हुआ कैसे। ये इंक्रीज़ तब हुआ जब हमने इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ किया और हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और हमने इसके साथ साथ बाकी केमिकल इनपुट्स का यूज़ किया, ताकि जो पैदावार है, जो प्रोड्यूस है, वो इंक्रीज़ हो। तो ये इंक्रीज़ कैसे हुआ? जब हमने सीड्स की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ली, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और केमिकल इनपुट्स का यूज़ किया। डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी ड्रामेटिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। इससे फार्मर्स की इनकम में इंक्रीज़ आया और इससे जो फूड सप्लाई है उसमें भी इंक्रीज़ आया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, जो कि आगे मैं कवर करने वाला हूँ, तो उसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है, फूड सप्लाई। इसका एम एक तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना तो था ही था, मगर उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी भी थी, फूड सप्लाई को इंक्रीज़ करना भी था। ये जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको सबसे पहले विलियम गॉड ने यूज़ किया था। ये है विलियम गॉड जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म का यूज़ किया। फिर आते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। मगर इंडिया में जब हम बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये हैं MS स्वामीनाथन, ये आपने ध्यान में रखना है। MS स्वामीनाथन वो व्यक्ति है जिनको इंडिया में फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये एक जेनेटिसिस्ट थे। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनकी पिछले साल 28 सितंबर 2023 को 98 की उम्र में मृत्यु हो गई। तो MS स्वामीनाथन है जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब देखिए, 1965 में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ MS स्वामीनाथन, जो कि एक जेनेसिस्ट थे और मैंने कहा कि ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हैं। ये जो मूवमेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ये मैसिवली सक्सेसफुल बनी, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे भारत के स्टेटस को चेंज कर दिया। पहले हमारा स्टेटस था फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे कंट्री के फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी स्टेटस को चेंज करके हमें वर्ल्ड का लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन बना दिया। इसकी स्टार्टिंग हुई 1967 में और इसका एंड कब हुआ? 1978 में। यानी कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब से कब चला है? 1967 से 78 तक चला है और इसने हमारे भारत के स्टेटस को चेंज कर दिया। पहले हम फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी थे और उसके बाद हम वर्ल्ड की लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन बन गए। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया के विद इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। भारत की बात करें तो 3 मुख्य स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है पंजाब और फिर आता है हमारे पास हरियाणा। अब देखिए, मेजर माइलस्टोन इसका ये था कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। नंबर 1, हाई इल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ वीट। वीट के जो हाई इल्डिंग वैरायटी वाले सीड्स थे वो हमने डेवलप किए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था वो था रस्ट रेजिस्टेंट स्टेन्स ऑफ वीट। वीट के हमने ऐसी स्टेन्स बनाई जो कि रस्ट रेजिस्टेंट थी। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखें तो सबसे पहले आता है हाई इल्डिंग वेराइटीज़, फिर आता है मैकेनाइजेशन ऑफ
एग्रीकल्चर की क्या हुई, मैकेनाइजेशन हुई। और फिर आता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इरीगेशन में हमने पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया और हमने अपनी प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन एक प्रोसेस है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एक ऐसी प्रोसेस जिससे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया बाय इनकॉर्पोरेटिंग। हमने कुछ चीज़ों को अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किया, यानी उसका यूज़ करना शुरू किया। किन चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया, किन चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया? सबसे पहले आता है मॉडर्न टूल्स। हमने मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया और फिर हमारे पास आती हैं मॉडर्न टेक्निक्स। हमने ऐसे कई मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जैसे कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, है ना। इसके साथ साथ जो हमने मेजर इंपॉर्टेंट टूल्स का यूज़ किया, ऐसी चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी इसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन कह सकते हैं। 1967 में जैसे हमने कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तो उससे पहले क्या होता था? देखिए, उससे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फार्मिंग एरियाज़ है उसको एक्सपैंड करने तक ही अपना पूरा का पूरा ध्यान देती थी कि कैसे हम फार्मलैंड को या फार्मिंग एरियाज़ को एक्सपैंड करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को फार्मिंग के अंडर लेकर आएँ। लेकिन फिर हमारी देश की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होने लगी और उसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक और इमीडिएट एक्शन लेने की हमें ज़रूरत महसूस हुई ताकि हमारे भारत की जितने भी बढ़ती पॉपुलेशन है उस सारे को खाना खिलाया जा सके, वो भूखे ना मरें, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट या उनमें माल न्यूट्रिशन ना रह जाए। तो यही कारण है कि इस समय हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर है उसको इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। कैसे? जब हमने मॉडर्न मेथड्स को और टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइज़र्स हैं। तो इन सारों की नीड हमें तब महसूस हुई जब हमने देखा कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मगर उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है वो नहीं हो पा रहा है। तो वैसे तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। अब देखो, भूखे तो हम रहने नहीं दे सकते, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें दूसरे देशों से खाना, अनाज जो है उसको भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जाएगा। तो वहाँ पर हमें नीड महसूस हुई कि हमें अपने जो एग्रीकल्चर है उसको इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। कैसे? मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ करके। तब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर काम किया, ट्रैक्टर्स पे काम किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पे हमने काम किया। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना लगा और यहाँ पर बात आती है, इम्पोर्टेंस आती है ग्रीन रिवोल्यूशन की। अब देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन में जो मेथड है इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया गया। सबसे पहले तो ऐसे सीड्स का यूज़ करना जो इम्प्रूव्ड हैं जेनेटिकली, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं, सबसे पहली बात वो थी। फिर जो एग्जिस्टिंग फार्मलैंड है वहाँ पे डबल क्रॉपिंग की जाए, ये दूसरा एलिमेंट था। और जो हमारे फार्मिंग एरियाज़ की एक्सपेंशन है, जो हमने देखा कि 67 से पहले भी हमारी गवर्नमेंट इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करती थी, आगे भी हमने उसको जारी रखा कि कैसे हम फार्मिंग एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स थे। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दूसरा आता है डबल क्रॉपिंग, तीसरा आता है फार्मिंग एरियाज़ की एक्सपेंशन। अब हमारे यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके अंडर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स चलती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अम्ब्रेला स्कीम ग्रीन रिवोल्यूशन को अप्रूव किया है। इसका नाम है कृषि योजना। तो ये जो कृषि योजना है ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। ये 3 साल के लिए शुरू की गई थी 2017 से 20 तक, और इसका जो टोटल आउटले था वो था 33,269 करोड़ पे, 33,269 करोड़ रुपीज़। ये जो कृषि योजना है इसके तहत 11 इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं। ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं इनका एक ही एम है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की डेवलपमेंट हो। कैसे? साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में, ताकि हमारे देश के फार्मर्स की इनकम बढ़ सके। कैसे? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर कर, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर कर, और जो प्रोड्यूस है उसमें बेटर रिटर्न्स पाके, जब किसानों को बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करके, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करके, और जो एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केटिंग करके, ताकि हमारा जो किसान है उसको उसकी सही दर, उसको उसका सही जो मार्केट प्राइस है वो मिल सके। तो 11 स्कीम्स जो हैं अम्ब्रेला स्कीम्स ग्रीन रिवोल्यूशन के अंडर, उसमें से सबसे पहले आती है MIDH। इसके फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका एम है कि जो कम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की उसको प्रमोट किया जाए,
ताकि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इस सेक्टर में वो इन्हेंस हो सके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और जो हाउस होल्ड फार्मर्स हैं या हाउस होल्ड फार्म्स हैं उनकी जो इनकम सपोर्ट है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सके। ये जो मिशन है ये कैसे पूरा किया जाएगा, जब प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, हब्स बनाए जाएंगे, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं प्रोसेसिंग के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या एक्सपोर्ट्स के लिए, उसकी डेवलपमेंट को और ज़्यादा इनकरेज किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम आती है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसी के अंडर एक NMOOP आती है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, NMOOP। N से नेशनल, M से मिशन, O से ऑयल सीड्स और OP से ऑयल पाम। तो NMOOP या NFSM के अंडर आते हैं, आपने ध्यान रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके अंडर आई NMOOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। इसका एम क्या है कि वीट, पल्सेज, राइस, कोर्स सीरियल्स, कमर्शियल क्रॉप्स, इन सारों की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, इनकी जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है उसे बढ़ाया जा सके, और जो एरिया है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके सूटेबल मैनर में, ताकि फार्म लेवल इकोनॉमी को इन्हेंस किया जा सके, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जा सके, और इंडिविजुअल फार्म लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इसके साथ साथ इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करने का भी इसका एक एम है, क्योंकि जब हमारे अपने ही देश में सारी चीज़ें बन रही हैं तो हम किसी और देश से क्यों लें। तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट्स जो हैं वो भी रिड्यूस होंगे, और जो वेजिटेबल ऑयल्स और एडिबल ऑयल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भारत में ही इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमें विदेशों से ये चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम आती है NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका एम क्या है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके जो कि बेस्ट सूटेबल हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजी के लिए, और इसका फोकस क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिर उसके साथ साथ सोइल हेल्थ मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएट करना, और जो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है उन सारों के साथ इन सब चीज़ों को या अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको सिनर्जाइज करना, ताकि कंजर्वेशन भी हो सके, सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सके, और हमारी जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजी जो है उसके ऊपर जो बेस्ट सूटेबल प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ाना इसका एक एम है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो फार्मर्स का एग्रीकल्चर कॉस्ट है उसे भी मिनिमाइज़ करने का, कम करने का काम करती है। कैसे, जब हम सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स को बढ़ाएंगे तो उससे हमारे जो फार्मर्स का एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज़ होगी, कम होगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और इससे पर यूनिट लैंड जो है उससे भी फार्मर्स की जो नेट इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, केमिकल फ्री प्रोड्यूस बनेगा, और जो ह्यूमन कंजम्पशन है उसके लिए न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, और वो भी सस्टेनेबल मैनर में। तो ये भी इसका एक एम है। फिर आती है SMAI, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसका एम क्या है कि जो हमारे पास ऑनगोइंग एक्सटेंशन मैकेनिज़्म है स्टेट गवर्नमेंट्स का या लोकल बॉडीज़ का, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है उसे अचीव किया जा सके, और जो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है फार्मर्स की उसको भी किया जा सके। कैसे, लिंकेजेस बना के, या फिर जो वेरियस अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों में साइनर्जी बना के, ताकि यहाँ पर जो एक्सटेंशन मैकेनिज़्म है स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ का उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, और जो फार्मर है उसको अपना जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केट वैल्यू अच्छे से मिल सके, उसको यहाँ वहाँ दर दर ना भटकना पड़े। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम प्लानिंग है या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है उसे भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया है। HRD इन्वेंशन की यहाँ पे सपोर्ट की जाती है। यहाँ पर जो यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उसे भी प्रमोट किया जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है या ICT टूल्स जो हैं उनको भी बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो हर एक चीज़ फार्मर तक पहुँचाई जा रही है, जिससे फार्मर जो है उसको अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिले और उसकी इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी हो। इसके साथ साथ जो एक्सटेंशन है फार्म लैंड की उसे भी अचीव किया जा सके। फिर आता है SMSP, सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। इसका एम है कि जो क्वालिटी सीड है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। कैसे, फार्म सेव्ड सीड्स की जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करके, SRR को इंक्रीज़ करके, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को स्ट्रेंथन करके, और नए नए मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करके सीड प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में और टेस्टिंग में। अब यहाँ पे सीड प्रोडक्शन, स्टोरेज, क्वालिटी और सर्टिफिकेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी और ज़्यादा मॉडर्नाइज और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है इस स्कीम के तहत। अब आती है SMAM, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। देखिए इसका एम क्या है कि जो फार्म मैकेनाइजेशन है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए उसकी रीच को इंक्रीज़ किया जा सके, और जो रीजन्स हैं जहाँ पे फार्म पावर लो है वहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को
प्रमोट किया जा सके, एडवर्स इकोनॉमी का जो स्केल है उसको भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, खासकर जो स्मॉल लैंड होल्डिंग और हाई कॉस्ट इंडिविजुअल ओनरशिप है उन लोगों के लिए। अब यहाँ पे हब बनाने का प्रयास हो रहा है हाई टेक और हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट्स का, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, वो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी डेमोन्स्ट्रेशन करके, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो टेस्टिंग परफॉर्मेंस है उसे इंश्योर किया जा सके, और जो सर्टिफिकेशन है डेजिग्नेटेड टेस्टिंग सेंटर्स में पूरे के पूरे भारत में वो सर्टिफिकेशन का काम भी हो सके। फिर आता है SMPPQ सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन। इसका एम ये है कि जो क्वालिटी है उसके लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सके, और जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की यील्ड है उसको वीड्स, पेस्ट और इंसेक्ट से बचाया जा सके। यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी को शील्ड करने का काम है, ताकि जो इनकर्जन्स हैं या फिर जो एलियन स्पीसीज़ होती हैं उनका स्प्रेड ना हो, क्योंकि अगर वो स्प्रेड ज़्यादा होंगी तो जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी चीज़ फार्मर ने लगाई है, वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका एक एम ये भी है कि इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं उनको ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जा सके, उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। कैसे होगा ये? गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके, और पर्टिकुलरली जो प्लांट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज़ हैं इन सारों की रिस्पेक्ट करके, मतलब कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जहाँ से हम प्लांट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उन सारी प्रैक्टिसेस को कर हम ये सारे के सारे जो हमारे एम्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। फिर आती है ISA-CES इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सेंसस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका एम क्या है कि एग्रीकल्चर सेंसस कराए जा सके, टाइम टू टाइम रिसर्च स्टडीज होती रहें एग्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में पूरे के पूरे भारत में। फिर जो प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की स्टडी की जा सके, फंड कॉन्फ्रेंसेस की जा सकें, वर्कशॉप हों, सेमिनार्स हों, जहाँ पे एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे अपने अपने पेपर्स लेकर आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटीग्रेटेड स्कीम जो है एग्रीकल्चर सेंसस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स में उसको ला सकें। अब जो स्कीम लाई जाएगी वो ऐसी होनी चाहिए जिससे एक्चुअल में किसान को भी फ़ायदा हो, प्रोड्यूस भी इंक्रीज़ हो, सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव हो, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे, ओवरऑल एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम हो। अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टडीज़ कराई जाएंगी, ताकि जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की मेथोलॉजी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ क्रॉप कंडीशंस और क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है सोइंग से लेके तो हार्वेस्ट तक, उनकी जो हिरार्की इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे भी क्रिएट करने का काम होगा। फिर आती है ISAC इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। इसका एम है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि कोऑपरेटिव्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो कुछ रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उन्हें भी रिमूव किया जा सके। अब कैसे होगा देखिए, अब इसमें जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में, मार्केटिंग में, कंप्यूटराइजेशन में और वीकर सेक्शन प्रोग्राम्स में। इसके साथ जो सप्लाई है क्वालिटी यान की उसको भी इंश्योर किया जाएगा रीज़नेबल रेट्स में, कोई बड़ी महंगी नहीं, रीज़नेबल रेट्स में। अब ये रीज़नेबल रेट्स में मिलेगा किसको? डिसेंट्रलाइज्ड वीवर्स को, या फिर जो कॉटन ग्रोअर्स हैं उन्हें। फिर आता है ISAM इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस स्कीम का एम है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ और जो कम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे भी प्रमोट किया जाए। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। इससे होगा क्या? नेशन वाइड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। कैसे? कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरे के पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में जहाँ भी ट्रेड होता है पैन इंडिया में, वहाँ पर इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाएगा। अब आती है NEGPA नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्या होता है ये? इसका एम है कि फार्मर सेंट्रिक और सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं उनको लाया जाए। क्यों? ताकि जो फार्मर्स की एक्सेस है इंफॉर्मेशन के लिए या सर्विसेज के लिए उसको इम्प्रूव किया जा सके पूरी की पूरी क्रॉप साइकिल के दौरान। अब हर एक क्रॉप की एक साइकिल होती है, तो वहाँ पे उनकी जितनी भी सर्विसेज है या जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए फार्मर को, वो सारी उसको इजीली
एक्सेस करवाई जाए, यानी सारी उसको पहुंचे। अब ये कैसे होगा? जब एक्सटेंशन सर्विसेज का इम्पैक्ट और रीच इसको इन्हेंस किया जाएगा। जो एग्जिस्टेंस ICT इनिशिएटिव है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनको इंटीग्रेट करने का और उनको इन्हेंस करने का काम भी किया जाएगा। यहाँ पर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है प्रोग्राम की, उसे इन्हेंस किया जा रहा है। कैसे? टाइमली और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे के हमारे जो फार्मर्स हैं, ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके। अब इंडियन एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं उन रीजन्स में जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी रिच होती हैं। अब ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपने कहीं पर भी हाई यील्डिंग वैरायटी लगानी है तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर ये जो सीड है ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। यही एक कारण है कि ग्रीन रिवोल्यूशन की सक्सेस हमें कुछ ही स्टेट्स में देखने को मिली और कुछ ही क्रॉप्स में देखने को मिली। अब क्योंकि यहाँ पे रिच इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, यही कारण है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे पहले तमिलनाडु और पंजाब जैसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर था, उसी पे फोकस किया गया। सेकेंड फेज़ में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं वो बाकी स्टेट्स में भी दी गई। फर्स्ट फेज़ में कुछ ही स्टेट्स में दी गई, पंजाब हो गया, तमिलनाडु। सेकंड फेज़ में बाकी स्टेट्स में भी दी गई, और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ व्हीट के ही सीड्स दिए गए, बल्कि बाकी क्रॉप्स के सीड्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी की यही होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रॉपर इरीगेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती हैं उनको गुड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए, और फार्मर्स जो है वो इनकी ग्रोथ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मॉनसून के ऊपर डिपेंड नहीं बैठ सकता है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हमारे भारत का जो इरिगेशन सिस्टम था उसे भी हमने काफ़ी इम्प्रूव किया, क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ग्रो करना था। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन में जो कमर्शियल क्रॉप्स थे जिनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, ये इसका पार्ट नहीं थी। मुख्यतः यहाँ पे सिर्फ जो फूड ग्रेन्स थे उन्हीं पे एम्फेसाइज किया गया, जैसे कि वीट या राइस। अब सवाल है कि ये इसका पार्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे नो डाउट एक एम फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना था, मगर उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो एम था वो था कि किस प्रकार से हम अपने देश में जो फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ा सकें। तो कैश क्रॉप्स जो हैं ये कैश ही देंगे मगर खाना नहीं देंगी, तो हमें फूड सिक्योरिटी भी चाहिए थी। यही कारण था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वहाँ पे मेनली एम्फेसाइज किया गया फूड ग्रेन्स के ऊपर, जैसे कि वीट है, राइस है। फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या चीज़ों को इंक्रीज़ किया गया? यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स को इंक्रीज़ किया गया, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ किया गया, ताकि क्रॉप का जो लॉस और डैमेज है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्योंकि हमने इरिगेशन सिस्टम को इंक्रीज़ किया, फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, तो बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से हमने जो कमर्शियल फार्मिंग है उसे प्रमोट किया है। कैसे? मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे हार्वेस्टर हैं, ड्रिल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं। तो यहाँ से हमारा भारत और भारत का जो किसान है वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चलने लगा। अब हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के भारत में क्या इम्पैक्ट रहे। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में रिमार्केबल इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भारत में काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा राइज इनमें देखने को मिला। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी था, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो था पूरे के पूरे ग्रीन रिवोल्यूशन में, वो था वीट। इसकी प्रोडक्शन ग्रीन रिवोल्यूशन के समय 55 मिलियन टन्स तक इंक्रीज़ हुई, जो कि इस पूरे ग्रीन रिवोल्यूशन जो प्लान था इसकी अर्ली स्टेज थी। अब ग्रीन रिवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल आउटपुट तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पर एकड़ यील्ड में भी इंक्रीज देखने को मिला। पहले जब हमारे यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन 850 केजी पर हेक्टर हुआ करती थी, तो उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, और उसकी जो यील्ड है वो 2281 केजी पर हेक्टर हो गई अर्ली स्टेजेस में। तो ये एक बहुत ही बड़ा जंप है यील्ड के केस में।
अभी यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की जैसे इंट्रोडक्शन होती है तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया और इम्पोर्ट्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। भारत सफिशिएंट बन गया, इतना सफिशिएंट कि हम अपनी डिमांड को तो पूरी कर ही रहे हैं मगर कुछ हमारे पास स्टॉक भी रह रहा है कि इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन हमारा जो फूड ग्रेन का इम्पोर्ट था वो तो कम हुआ ही हुआ, उल्टा हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। मतलब इम्पोर्ट होता है भी दूसरे देश से मंगवाना, एक्सपोर्ट होता है दूसरे देश को बेचना। तो हम पहले कहाँ पे मंगवाया करते थे, अब हमारा जो मंगवाना था वो तो बंद हो गया, उल्टा हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया रोकड़ा भी कमाएंगे ही कमाएंगे, तो बिना रोकड़े के तो बेचेंगे नहीं। तो इस प्रकार से भी हमारे जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई। अभी यहाँ पे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो बहुत से लोगों में ऐसा डर था कि ऐसी बहुत बड़ी लोगों की पॉपुलेशन है जो लेबर फोर्स में है वो जॉबलेस हो जाएगी। क्यों जॉबलेस हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे भैया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इससे टोटली डिफरेंट हुआ और रूरल एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी राइज देखने को मिला। जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इरिगेशन हो, फूड प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, इनमें वर्कफोर्स के लिए काफ़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई। तो पहले जो डर था कि जो लेबर फोर्स में लोग हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे टोटली डिफरेंट चीज़ हुई और रूरल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ देखने को मिला। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इरिगेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, जो कि टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में इंक्रीज़ देखने को मिला। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे भारत के किसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। फार्मर्स ना सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन को सर्वाइव किए बल्कि प्रॉस्पर किए। अपनी इनकम में फार्मर्स ने सिग्निफिकेंट राइज देखा है और उसकी वजह से उनकी जो सस्टेनेंस फार्मिंग थी वो शिफ्ट हो गई कमर्शियल फार्मिंग में। और ये चीज़ें हमें पंजाब और हरियाणा में बखूबी देखने को मिलती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में पूरे भारत के ही किसानों को फ़ायदा हुआ हो, चुनिंदा किसानों को ही फ़ायदा हुआ। कैसे? देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर ग्रोथ में रिटार्डेशन। देखिए, इनएडिक्वेट इरिगेशन कवर, फार्म साइज़ का श्रिंक होना, कम होना, फिर कई किसान फेल हो गए नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ इवोल्व करने के लिए। इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे कर नहीं रहे हैं, जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे यूज़ करे जा रहे हैं। फिर डिक्लाइनिंग प्लान आउटले, बिना प्लान के फार्मिंग की जा रही है। अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स हैं उनका यूज़ बैलेंस तरीके से नहीं हो रहा है। और जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसमें वीकनेस। ये सारे के सारे कारण बने कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में रिटार्डेशन कुछ समय के बाद हमें देखने को मिली। फिर यहाँ पे रीजनल डिस्पर्जर जो था इवोल्यूशन का, उसने भी रीजनल इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में कंसंट्रेटेड रहा जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। लेकिन अगर कोई किसान बेचारा गरीब है, बहुत ही गरीब है, और वो नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर सकता, तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का इतना बेनिफिट नहीं मिला। मोर ओवर, रिवॉल्यूशन जो था ये कुछ ही समय के लिए आया, कुछ ही सालों तक था, और यहाँ पर मुख्यतः जो वीट प्रोडक्शन है उसी पर फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि पीछे हमने देखा कि जो सेकंड फेज़ था वहाँ पे वीट सीड्स के अलावा बाकी क्रॉप्स के सीड्स के ऊपर भी फोकस हुआ, मगर मुख्यतः यहाँ पर एक ही के ऊपर फोकस किया गया और वो थी वीट प्रोडक्शन। तो इसलिए यहाँ पे उन्हीं फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो वीट ग्रोइंग एरियाज़ में थे, यानी कि जिन्होंने अपने खेतों में वीट ग्रो किया। और यहाँ पर एक इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ भी आती हैं स्मॉल और लार्ज स्केल फार्मर्स के बीच में। इस रिवॉल्यूशन में जब नई टेक्नोलॉजीज़ की इंट्रोडक्शन हुई तो उनके यूज़ के लिए एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। आपको पहले उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन इक्विपमेंट्स को खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं अधिकतम स्मॉल फार्मर्स के मीन्स के बियॉन्ड हैं, यानी कि वो इतना पैसा उनके पास है ही नहीं, वो कमा ही नहीं रहे हैं इतना पैसा कि वो उस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीद सकें। तो ये मुख्यतः उन्हीं फार्मर्स तक सीमित रही जो फार्मर्स पहले से अमीर थे, जिनके पास ऑलरेडी उतना पैसा था कि वो जो हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीद सकें। जो बेचारा गरीब किसान था वो गरीब ही रहा, उसको इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा।
अभी यहाँ पे जो फार्मर्स थे जिनके पास लार्ज फार्म लैंड्स हैं वो तो और ज़्यादा अमीर बनते गए, क्योंकि वो तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के ऊपर भी और इक्विपमेंट्स के ऊपर भी। उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बेचारा जो गरीब किसान यहाँ पे बैठा है वो इन इक्विपमेंट्स पे पैसा खर्च नहीं सकता, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब पे पैसा खर्च नहीं सकता, तो इसलिए वो बेचारा तो वहीं पे बैठा है। तब ये जो बड़े फार्म लैंड वाले किसान हैं ये और ज़्यादा अमीर बनते गए, और फिर ये जो गरीब किसान थे इनकी ज़मीनें इन्होंने खरीदने शुरू कर दी, या कई केसेस में हड़पने भी शुरू कर दी। मतलब कई ऐसी फिल्मों में देखा है कि गरीबों की ज़मीन हड़प ली जाती है। तो मैं यहाँ पे ये शब्द जोड़ रहा हूँ, अगर ये आपने नहीं भी जोड़ना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी ज़मीनें खरीदने लग पड़े। तो यहाँ पे जो भी इनके पास पैसा आ रहा था उसको ये री इन्वेस्ट बड़े अच्छे से कर पा रहे थे, चाहे वो फार्म एसेट्स में हो या नॉन फार्म एसेट्स में हो। तो इसकी वजह से जो अमीर किसान है वो और ज़्यादा अमीर होता गया, और जो गरीब किसान है वो वहीं पे हाशिए पर ही बैठा रहा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। और अब यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय जो फर्टिलाइजर्स के यूज़ को इंक्रीज़ किया गया उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कई जगह फर्टिलाइजर्स को एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया जाता है, उसकी वजह से सॉइल में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे धीरे मर रहे हैं। उसकी वजह से सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। आप जानते हो हमारे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है दैट इज़ सेव सॉइल मूवमेंट। आप सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए, सेव सॉइल के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके पीछे भी एक यही तर्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का जब यूज़ हो रहा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ गया, और कई जगह ज़रूरत पे यूज़ किए जाते, कई जगह ज़रूरत नहीं भी होती तो भी कई लोग यूज़ करने लग पड़ते हैं। तो ये एक्सटेंसिव यूज़ जो है फर्टिलाइजर्स का, इससे भी हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिले हैं। सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है उसमें डिक्रीज़ हमें इसकी वजह से देखने को मिला है। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। मैंने और भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस को कवर किया है, पिंक, ब्लू, गोल्डन, रेनबो। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट में, या फिर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।